पिछले एपिसोड में इलेक्ट्रोलक्स और यूहाओ ने अपने पावर का यूज करके लव गॉड के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से लव गॉड उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाई थी और इस तरह से उन्होंने उसे मार दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लव गॉड यूहाओ को थैंक यू कहती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने लवर चिंग के बारे में भी याद करने लगती है और फिर कहने लगती है कि तुमने तो मेरे साथ में एक एग्रीमेंट बनाया है, जिसके वजह से चाहे कुछ भी हो जाए हम एक साथ में रहेंगे और कभी भी हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तभी हम देखते हैं कि वो अपने लाइफ के बारे में याद करने लगती है, जहाँ वो खुश होते हुए चिंग से कहती है कि हम तो एक साथ में डिवाइन रिल में असेंड होने जा रहे हैं, जहाँ पर कि हम इटर्नल लाइफ और लव को एंजॉय करेंगे। फिर वो उससे कहने लगती है कि मैंने तो लव के मिरेकल को अचीव कर लिया, जबकि तुम भी तो बहुत ही टैलेंटेड हो, इसीलिए राक्षसा का केवल लास्ट और मोस्ट डिफिकल्ट टेबल बचा हुआ है, जिसके बारे में सुनकर चिंग उससे कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि मैं भी इसमें कामयाब जरूर हो जाऊंगा। तब इसके बारे में सुनकर लव गॉड उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है और इसीलिए मैं डिवाइन वर्ल्ड में गुड न्यूज का वेट करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लव गॉड चिंग के आने का वेट करने लगती है, लेकिन इसी के साथ उसे इसमें काफी डर भी लग रहा था। मगर तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि चिंग भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देख लव गॉड इस बात से काफी खुश हो जाती है और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम गॉड बन गए। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि चिंग इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, जबकि लव गॉड जाकर इसके गले से लग जाती है और फिर उससे पूछती है कि तुम अभी भी लेवल 99 में क्यों हो। तब इस पर चिंग उससे कहता है कि मैं सिटी गॉड बनने से केवल एक स्टेप दूर हूँ और फिर वो कहता है कि क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगी। मगर वहीं हम देखते हैं कि लव गॉड को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आया होता और तभी चिंग अपने डैगर का यूज करके इसे मार देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लव गॉड इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गई थी, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि चिंग उसके साथ में ऐसा करेगा। मगर तभी हम देखते हैं कि चिंग ने असल में इसे गॉड किलिंग डैगर का यूज करके मारा था, जिसके वजह से लव गॉड के पास में सर्वाइवल का कोई चांस नहीं होता। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से टूट जाती है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि चिंग को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो इसे मरते हुए देखकर हंसने लगता है और फिर कहता है कि फाइनली मैंने अपना लास्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी खुश होता है और फिर कहता है कि आखिरकार अब मैं गॉड बनने वाला हूँ। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरने लगता है, इसके वजह से लव गॉड के दिल में रिजेंटमेंट भरने लगती है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि आखिरकार वो एक इविल गॉड बन गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ को वांग के बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो अब इसमें कोई भी देरी नहीं करता और हम देखते हैं कि वो दौड़ते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग चू के ऊपर से भी लव गॉड का पावर हट गया था, इसीलिए अब उसे भी वांग के बारे में चिंता होने लगती है और फिर हम देखते हैं कि वो भी इस बात से काफी उदास हो गई थी और फिर उसे कहने लगती है कि प्लीज तू मत मरो। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ भी भागते हुए इसके तरफ आ रहा था, जबकि वहीं वांग चू से कहने लगती है कि तुम तो इसमें जीत गई, इसीलिए मैं अब चाहती हूँ कि तुम उसका साथ देना और तुम हमेशा उसके साथ में जिंदा रहना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यूहाओ की तरफ देखने लगती है और फिर कहने लगती है कि मैं हर समय तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ और मैं सच में तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग की कंडीशन काफी खराब हो गई थी और अब इसीलिए वो मरने के कगार पर होती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूहाओ भी इस बात से काफी उदास हो गया था और उसे भी यकीन नहीं होता कि वांग अब उससे दूर जाने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ इसे संभालने के लिए कोशिश करने लगता है और फिर उसे कहने लगता है कि वांग तुम्हें क्या हो गया, तुम जरा होश में तो आओ। मगर अब हम देखते हैं कि वांग इसे कोई जवाब नहीं देती, इसीलिए यूहाओ इस बात से और ज्यादा उदास हो जाता है और फिर उसे कहने लगता है कि तुम्हारे साथ में कैसे हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग चू भी इस बात से काफी उदास हो गई होती है और अब इस समय उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसने इसके साथ में क्या कर दिया। लेकिन वही अब हम देखते हैं कि वह इसके साथ में बिताए हुए पलों को याद करने लगता है, जहाँ वो सोचने लगता है कि सबसे पहले किस तरह से इनके बीच में फाइट हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे इनके बीच में फ्रेंडशिप भी हो गई और फिर आखिरकार वांग अब इसकी वाइफ भी बनने वाली थी। फिर हम देखते हैं कि वो इसके प्रॉमिस के बारे में भी याद करने लगता है, जहाँ वांग ने इसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कभी भी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वह इसके बारे में याद करके और ज्यादा उदास हो गया था और फिर उससे कहने लगता है कि हमने तो प्रॉमिस किया था कि हम किसी भी चीज का एक साथ में सामना करेंगे और इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। मगर अब हम देखते हैं कि वांग तो इसे कोई भी जवाब नहीं देती, इसीलिए यूहा इस बात से और ज्यादा उदास हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो इसे अपने गले से लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके वजह से वे वहाँ से टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरे जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह अभी भी वांग को ही देख रहा था और फिर उसे कहता है कि तुम इसमें जीत गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग चू को इसके बारे में पछतावा होने लगता है और अब आखिरकार उसे समझ में आ जाता है कि यूहा उससे सबसे ज्यादा प्यार वही करती है। फिर वो कहने लगती है कि तुम सच में उसके लिए कुछ भी कर सकती हो, क्योंकि तुमने पूरे दिल से मेरे साथ में फाइट किया, लेकिन फिर आखिरी मोमेंट में तुमने उसे बचाने के लिए सब कुछ कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग चू को अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि इस समय वो भी काफी पेन में होती है, लेकिन असल में खुद
उसे भी इसके बारे में समझ नहीं आ रहा होता और फिर वो कहने लगती है कि मैं इस समय इतने पेन में क्यों हूँ। इसके बाद वो कहने लगती है कि अब मुझे इसके बारे में समझ आ गया, क्योंकि जिसे मरना चाहिए वो असल में मैं हूँ। तभी हम देखते हैं कि वांगचू यहाँ से जाने लगती है और कहने लगती है कि इस लाइफ में वो केवल तुमसे ही प्यार करेगा और ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि वह गॉड किंग यानी कि तेंगसेन के सामने इसके लिए रिक्वेस्ट करने लगता है और फिर कहता है कि आपके पास तो वांग को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, यहाँ तक कि मैं इसके लिए अपना सोल भी दे सकता हूँ, लेकिन प्लीज आप इसे किसी तरह से बचा लो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग के बॉडी में से वही हर्ब निकलती है, जिसे देख यूहा इस बात से थोड़ा सा खुश होता है और फिर कहता है कि अभी भी इसके पास में लाइफ बची है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी तेंगसेन उससे कहता है कि मैं तो गॉड किंग हूँ, जिसके वजह से मैं डिवाइन वर्ल्ड के रूल से बंधा हुआ हूँ और इसीलिए मैं उसे बचाने के लिए डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो इससे कहने लगता है कि पहले तुम जो इसके लिए कैसिया डुआन चिंगहोंग लेकर आए थे, उसका इफेक्ट अभी भी पूरी तरह से सिमुलेट नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने उसके स्पीड से मैं सेक्रेट स्टोन का एक ट्रेस लगा दिया है, जो कि इसके इफेक्ट को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देगा और फिर हो सकता है कि इस तरह से उसकी जान बच जाए। मगर अभी भी हम देखते हैं कि यूहाओ को वांग के बारे में चिंता होती है और इसीलिए वो फिर से इससे पूछता है कि इससे बचाने के लिए आपके पास कोई ना कोई तरीका तो होगा। तब इस पर तेंगसेन केवल इतना कहता है कि जिसने बेल को बांधा है उसे ही खोलना होगा और क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। और फिर वो इसे यहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम इसे घर भेज दो। तभी हम देखते हैं कि बाकी लोग भी यहाँ पर आ गए थे, जो कि वांग को ऐसे कंडीशन में देख वे भी काफी उदास होते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि लव गॉड भी यहाँ से चली जाती है और कहती है कि लवर फिर कभी भी नहीं मिलेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यूहाओ काफी उदास होता है और वो इस समय किसी से भी कुछ नहीं बोल रहा होता। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस बात से काफी उदास होते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो यूहाओ से आकर इसके बारे में बात करे। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ वांग को किनारे पर लेकर आ गया था, जिसे देख सियाओ को इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो उसके पास आने की कोशिश करती है। मगर तभी हम देखते हैं कि टीचर जावा ने उसे रोक दिया था, क्योंकि उसे पता है कि यूहाओ इस समय काफी उदास है। तभी यूहाओ वांग से कहने लगता है कि मैं तुम्हें घर लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अंकल न्यू के पास में तुम्हें बचाने का कोई तरीका हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बाकी लोगों से भी इसके बारे में बताता है और फिर कहता है कि मैं इसे वापस हाउटियन सेक्ट में लेकर जा रहा हूँ, लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि आप लोग भी यहाँ ना रहना। जिसके बाद मास्टर सुवान उदास होते हुए अपना सिर हिलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कोई भी देरी नहीं करता और वो वांग को लेकर तुरंत हाउटियन सेक्ट में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि न्यूटियन और टाइटियन भागते हुए आते हैं और वे भी इनको ऐसा हालत में देख काफी उदास हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे वांग को अंदर लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद न्यूटियन न्यू हाउस से कहता है कि वो कब तक होश में आएगी, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि हो सकता है कि वो अगले मोमेंट में होश में आ जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो काफी टाइम तक होश में ही ना आए। इसके बाद न्यूटियन उदास होते हुए यू हाउस से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि अब इस पीरियड में हम वांग का ख्याल रखेंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यू हाउ इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर कहता है कि मैं और ज्यादा पावरफुल बनूंगा और मैं वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं वांग को बचाने का कोई ना कोई तरीका जरूर खोजूंगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सन मून एम्पायर और होली स्पिरिट चर्च के ऊपर काफी गुस्सा होता है और फिर कहता है कि तुम लोगों ने ऐसा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और इसीलिए तुम्हें इसकी कीमत अपने ब्लड से चुकानी होगी। इसके बाद अगले सीन में हम टैंक सेक्टर का सीन देखते हैं, जहां मास्टर जावेन जुगी सेनु कैनन को पैक करवा रहा था और फिर कहता है कि जिंग्लो एम्पायर की तरफ से अर्जेंट ऑर्डर है, जिसका वजह से सबसे पहले हमें इसे डिलीवर करना होगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी सोल्जर भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं और वे सभी वहीं बाहर प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं सेंसी वही से कहने लगता है कि वैसे तो सन मून एम्पायर के रेयर मेटल्स के बारे में पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आज इसी की वजह से हमारा टैंक सेट बहुत ही डेवलप हो गया है। इसके बाद वो इससे कहता है कि अभी तो इसमें बहुत सारे स्ट्रेटेजिक वाइट बेट हैं। तब इस पर बेयू से कहता है कि टियान अब सिंहासन पर बैठ गया है, जिसका वजह से सन मून एम्पायर में वॉर कभी भी शुरू हो सकती है, इसीलिए हमें भी अपने ग्रोथ को तेज करना होगा ताकि हम भी इसके लिए पहले से पूरी तरह से रेडी हो सके। मगर तभी हम देखते हैं कि सभी गुई को ही देखने लगते हैं, जिसके बाद बेई कहता है कि यूहाओ ने वापस आते ही इसे रिलीज कर दिया और फिर वो खुद सीक्रेट रूम में चला गया। तब इसके बारे में सुनकर सेंसी कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब गुई हमारे टैंक सेट में है। तभी गुई जुई चेन से कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे स्वॉर्ड्समैन हो, इसीलिए ऐसा लगता है कि तुम्हारा टैंक सेट सच में एक्सपर्ट से भरा हुआ है, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे साथ में कम्पीट करके बहुत अच्छा लगा और इसके वजह से मैं तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हूँ। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका एक आदमी भागते हुए आता है और फिर बताता है कि कोई यहाँ पर हेल्प मांगने के लिए आया हुआ है, जिसके बाद बेई को पता चलता है कि ये तो असल में चीयू है, जो इनसे कहने लगती है कि प्लीज मेरे मदर को बचा लो और वो खुद भी बहुत बुरे तरीके से जख्मी होती है। जिसके बाद नानान उससे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें जो भी कहना आराम से कहो। तब
इस पर च्यूइन से कहती है कि श्रेक एकेडमी के अलावा सभी टीम वहाँ पर फंसे हुए हैं और वे इस समय पूरी तरह से टियानेट के हाथों में फंस गए हैं, जहाँ मेरी मदर ने मुझे बचाने के लिए अपना बेस्ट ट्राई किया, लेकिन फिर भी वो खुद वहाँ पर फंसी हुई है और इविल सोल मास्टर उनको बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं। तब इसके बारे में सुनते ही गुई तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और फिर उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हारे मदर को रेस्क्यू करने के लिए चलती हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि सियाओ उसे कुछ भी करने से रोक देती है और कहती है कि जल्दीबाजी में कोई भी फैसला लेना सही नहीं होगा। इसके बाद वे उससे कहने लगता है कि तुम इतना आसानी से वहाँ से भाग आई और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी असल में टियानेन का कोई चाल है। तब इसके बारे में सुनते ही च्यूइन से कहती है कि नहीं मैं कोई जासूस नहीं हूँ, जिसके बारे में सुनकर काइतो उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्योंकि अगर टियानेन को किसी को भेजना होता तो क्या सच में तुम्हें लगता है कि किसी लो कल्टीवेशन वाले को यहाँ पर भेजता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि बे इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता, क्योंकि टियानेन ने इनके साथ में बहुत बड़ा साजिश किया, जिसके वजह से वे भी उसके हाथों में बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले थे। मगर इसके बाद भी उसने बाकी लोगों को वहाँ पर कैद कर दिया, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये जानबूझकर किया है ताकि वो इस तरह से हमारे तीनों कंट्री के कॉम्बैट पावर को कम कर सके। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि गुई इतना आसानी से शांत होने वाली नहीं होती और फिर उससे कहती है कि क्या हमें लोगों को नहीं बचाना चाहिए। तब इसके बारे में सुनकर सेंसी कहता है कि हाँ हम उनको जरूर बचाएंगे और वहीं काइतो कहता है कि हमें केवल सही टाइम का इंतजार है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तब तक हमें शांत रहना चाहिए और हमें अपने प्लानिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वो च्यू से कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि सबसे पहले हम इसके बारे में पोसाइडन पवेलियन को रिपोर्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या करना है। तभी वही कहने लगता है कि हम रेस्क्यू करने के लिए टीम को जरूर बनाएंगे, लेकिन अभी हमें यू हाव के बाहर आने का वेट करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुई भी इनका साथ देने के लिए रेडी हो गई थी और फिर कहती है कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूंगी। इसके बाद वो कहने लगती है कि मेरी मदर इविल सोल मास्टर के साथ में फाइट करते हुए मारी गई, जबकि अब तो मेरे पास में उनका लेगेसी है, इसीलिए मैंने भी इविल सोल मास्टर को मारने का अपना ड्यूटी बना लिया और यही वजह है कि मैंने ऑर्डिनरी अलायंस को ज्वाइन किया, जबकि मुझे पता था कि वहाँ पर जाना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, लेकिन फिर भी मैंने पहले से इसके बारे में डिसाइड कर लिया था और मैंने सोच लिया था कि अगर वहाँ पर कुछ भी काम नहीं करता तो फिर मैं लास्ट मिनट में सुसाइड कर लूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर गुस्सा होने लगती है और फिर कहती है कि मैं बिल्कुल भी मिस सिलान के जैसा नहीं बनना चाहती जिसने कि अपने मदर को खो दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि च्यू इस बात से काफी खुश हो जाती है और फिर वो इसके लिए इसे थैंक यू कहती है। मगर तभी हम देखते हैं कि नानानिन को नए रूम में लेकर जाने के लिए रेडी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाव कल्टीवेशन करने में लगा हुआ था, जो कि वैसे तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यू हाव इसमें इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो कहता है कि मैं अपने कल्टीवेशन को पूरा करके ही रहूंगा, चाहे अब यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ से बहुत सारी पावर निकलने लगती है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि तेंगसेन भी ये सारी चीजें देख रहा था और फिर कहने लगता है कि जो 4000 सालों से सन और मून का साइकिल था अब ऐसा लगता है कि वो क्लाउड प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा है। वहीं अब हम देखते हैं कि चिली ने अपने लोगों के साथ मिलकर बहुत सारे सोल्जर को पकड़ रखा था और फिर वो तुरंत इनको शूट करवा कर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियाने ने अपने बहुत सारे लोगों को रेडी कर लिया था, जो कि सच में बहुत बड़े नंबर में होते हैं और इसीलिए इसे देखा ऐसा लग रहा था कि वो वॉर को शुरू करने के लिए पहले से ही रेडी है। तभी तेंगसेन कहने लगता है कि हेवन के तरीके में कुछ भी स्ट्रेंज नहीं है, इसीलिए वेट करो और इसे देखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानेन की आदमी पूरी तरह से रेडी हो गई थी और अब उनको किसी भी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इविल सोल मास्टर ने भी अपने लोगों को रेडी कर लिया था और अब उसे भी किसी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि तेंग सेक्टर वाले भी इनसे कम नहीं होते, इसीलिए उन्होंने भी अपने लोगों को रेडी करना शुरू कर दिया था ताकि वह अटैक होने पर उनका अच्छे से सामना कर सके। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि युवा भी अब बाहर आ गया था, जहाँ पर अब हम देखते हैं कि उसका लुक पहले से थोड़ा चेंज हो गया था और इसीलिए बाकी सभी लोग भी इसे देखने लगते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।